Let's come to the next lecture of PT 365 polity. In this, the topic is important constitutional, statutory and executive bodies in the news. तो लोकपाल जो है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि जब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है लोकपाल का, तब से लोकपाल बिल जब से पास हुआ है तब से न्यूज़ में रहते हैं. एंड लोकपाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि इस्टेब्लिश की गई है फॉर द जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है, जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं, उनके करप्शन चार्जेस के लिए ये इस्टेब्लिश की गई है. ठीक है, कि एंटी करप्शन मतलब जो भी करप्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे ना हो. ठीक है, तो वाई इट इज़ इन न्यूज़. तो हाई लेवल सर्च कमेटी ने अभी डेट एक्सटेंड कर दी है कि जो भी एप्लीकेशन है रिलेटिंग टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल बिल, लोकपाल जो है उनकी जो पोस्ट उनकी जो सर्च कमेटी है, उन्होंने अभी डेट एक्सटेंड कर दी है कि जितने भी जो भी पोस्ट हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स की, अगर आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं तो उसकी डेट जो है एक्सटेंड की गई है, इसलिए न्यूज़ में है. अब लोकपाल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लोकपाल हमारे सेंट्रल लेवल पे होते हैं, वैसे ही लोकायुक्त हमारे होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं. लोकायुक्त जो हैं वो स्टेट इक्विवेलेंट है ऑफ सेंट्रल लोकपाल के. तो लोकायुक्त हमारे कहाँ पे, स्टेट के जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सीएम हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट ए ग्रेड और बी ग्रेड के सर्विसेज हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के एंटी करप्शन चार्जेस को मतलब करप्शन चार्जेस को देखती है. तो लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश होती है और लोकपाल हमारी सेंट्रल लेवल पे इस्टेब्लिश होती है. कुछ स्टेट ने ऑलरेडी लोकायुक्त इस्टेब्लिश किया है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गए कि 1971 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, केरला ने 1999 में. अब ये जुरिडिक्शन किसके ऊपर है, तो सबसे पहले सीएम पर है. वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है. तो पहले सीएम के ऊपर, दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, और सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकायुक्त. नाउ लेट्स कम टू लोकपाल. लोकपाल जो है इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक टर्म जो है लोकपाल और लोकायुक्त, ये किसने दिया था टर्म, एलएम सिंघवी ने दिया था अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की थी उन्होंने. फिर लोकपाल क्या है, लोकपाल एक एंटी करप्शन नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, जो कि हमारे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो भी केसेस फाइल होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स फाइल होते हैं, उनको देखती है अंडर द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013. अकॉर्डिंग टू द एक्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे, जो हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और ये जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे जो भी हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिफ़र की जाएगी बाय द लोकपाल. ठीक है, और थ्रू लोकपाल केम इनटू बीइंग इन 2019. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो थे अब अपॉइंट नहीं होते, अब लोकपाल जो है अपॉइंट होते हैं. अब लोकपाल करते हैं हर चीज़, पहले डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी थे, अब जो है लोकपाल है. अब आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. तो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 50% ऑफ द मेंबर्स जो है वो हमारे जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और 50% ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो एसटी एससी ओबीसी विमेन माइनॉरिटीज से बिलोंग होने चाहिए. ठीक है, टेन्योर ऑफ द सर्विस की अगर बात करें तो इनका टर्म 5 ईयर्स का है, और 70 ईयर्स ऑफ एज जो भी अर्लियर खत्म हो जाए. ठीक है, तो 5 साल का टर्म है और 70 ईयर्स ऑफ एज. सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो लोकपाल के जो चेयरमैन है और मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमेटी. अब सिलेक्शन कमेटी में कौन से मेंबर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे. तो कौन कौन से मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. एज पर लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो हमारी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है चेयरपर्सन और मेंबर बनने के लिए, तो उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो जो भी प्रॉपर्टी है जो भी करप्शन केसेस में मिली है वो एक्वायर करेंगे वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग. इवन अगर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब भी वो जो भी प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं. अब टाइमलाइंस क्या है इंक्वायरी के लिए, तो 60 days फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 months फॉर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. 6 month आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा बाय द सीबीआई, एंड 60 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी. एंड दिस पीरियड ऑफ 6 month जो है वो लोकपाल एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन द रिटन कंसेंट ऑफ द सीबीआई. याद रखना, सीबीआई के रिटन कंसेंट में जो है ये इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सटेंड कर सकते हैं.
अब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी विच इज़ जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पावर विथ रिस्पेक्ट टू सीबीआई। तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई फॉर केसेस रिफर टू देम बाय द लोकपाल, लोकपाल रिफर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस के, वो लोकपाल रिफर करेंगे और उसमें लोकपाल का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल। लोकपाल मेंबर्स और चेयरपर्सन का रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा आफ्टर इंक्वायरी बाय द सिलेक्शन कमेटी, और इसके लिए पिटीशन फाइल की जाएगी जहाँ पे 100 मेंबर्स एटलीस्ट पार्लियामेंट के साइन करे होने चाहिए। फिर लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, एमपी, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी ट्रस्ट, बॉडी, सोसाइटी जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ऊपर आ रहा है उनको, तो वो भी जो है लोकपाल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकपाल। नेक्स्ट आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। तो हमने डिलिमिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन बनाइए, जो कि हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो हमारे दिखाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटेड है। अब डिलिमिटेशन इन इंडिया की बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में 4 बार सेटअप की गई है सिंस इंडिपेंडेंस, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। फिर 1976 में क्या हुआ था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जहाँ पे उन्होंने डिलिमिटेशन जो है वो फ्रोज कर दिया गया था अंटिल 2000 फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000 वाज पब्लिश्ड। इन 2002 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उन्होंने फिर से डिलिमिटेशन जो है फ्रीज कर दिया फॉर 25 ईयर्स टिल 2026। अब डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 82 है, जहां पे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट बनाए, और डिलिमिटेशन एक्ट के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीएडजस्टमेंट करने के लिए, जो कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के आफ्टर एवरी सेंसस। इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और किसी भी कोर्ट में आप इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो है इनका जो डिसीजन होगा, इनकी जो कॉपीज़ होंगी ऑर्डर्स की, वो दोनों हाउस वो लोकसभा में जाएंगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगी, बट उनके पास कोई भी पावर नहीं होगी कि उनको मॉडिफाई कर पाए। वो कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, जो कि चेयरपर्सन बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे, और एन इलेक्शन कमिश्नर जो कि नॉमिनेट करेंगे, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ओके, सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया है 3rd एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट चीफ इनवैलिड, ठीक है। तो जो भी 3rd एक्सटेंशन था उसको इनवैलिड बोल दिया है। अब पावर सबसे पहले हम देख लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन होते हैं और किस एक्ट के अंदर होते हैं। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, 1952 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर स्टेब्लिश की गई है, जो कि इनको ये हेड, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सीवीसी एक्ट, सेंटर विजिलेंस कमीशन जो एक्ट है 2003 का, उसके थ्रू जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है अपॉइंट होते हैं। टेन्योर इनका 2 साल का होता है, बट 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। फंक्शन इनका क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। सो दीज इन सब के एक्ट के अंदर इनका एनफोर्समेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब व्हाट इज द पावर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो सबसे पहले जो भी एसेट है, अगर आप किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो जो है आपका एसेट जो है वो सीज कर सकते हैं, वो आपका बोल सकते हैं कि अब ये आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ पावर टू समॉन है, इनके पास सेम पावर है सिविल कोर्ट के जैसी, कि रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, समॉन्स, एग्जामिनिंग, इशूइंग कमीशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट पावर टू अरेस्ट भी इनके पास है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को और अरेस्ट कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ पीएमएलए एक्ट, फेमा एक्ट, विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्मल एफआईआर बाय द पुलिस। अगर एफआईआर पुलिस नहीं भी कर रही है तभी भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं इन एक्ट्स का अगर वायलेट हो रहा है। फिर रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी इन 2022
सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जितना भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिशियल्स वो एडमिट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है, एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एडमिट किया जाएगा। फिर रिकवरी ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज, एरियर्स ऑफ पेनल्टीज अंडर द फेमा एक्ट। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं अंडर द सीवीसी एक्ट के अंदर होते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। नेक्स्ट आते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमने ऊपर देखा कि सीबीआई, लोकपाल में देखा कि सीबीआई बहुत ज़रूरी, बहुत एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी तमिलनाडु ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया है जो सीबीआई को दिया जाता है इन केसेस के जो स्टेट में केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब सीबीआई की बात करें तो सबसे पहले सीबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि 1963 में इस्टेब्लिश हुई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और ये गवर्न किसके थ्रू होती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू होती है 1946। और रिकमेंड किसने किया था? सनातन कमेटी जो है ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इन्होंने रिकमेंड किया था। ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू नहीं स्टैब्लिश हुई है इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, जिसमें से 3 मेंबर कमेटी होती है वो अपॉइंट करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी लोकसभा एंड सीजीआई होते हैं। फिर टेन्योर इनका 2 साल का होता है, 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है? करप्शन को देखना पब्लिक लाइफ में, इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स को देखना और इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, फाइट करना साइबर और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम को, और असिस्टेंस प्रोवाइड करना सीबीसी और लोकपाल को। और ये एक नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में जो कि कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल के साथ। याद रखिएगा, इंटरपोल एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो इंटरपोल के साथ जो है ये कोऑर्डिनेट करती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सीबीआई। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो एंटी करप्शन जो एक्टिविटीज़, करप्शन एक्टिविटीज़ है उनको, तो एंटी करप्शन जो है ये जनरली यूजुअली रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स, एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो सुपरिटेंडेंस जो है सीबीआई का रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के है और जो सीवीसी के पास है। फिर स्पेशल क्राइम्स की बात करें तो ये सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम भी अंडर द आईपीसी उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, क्राइम्स ऑफ फाइनेंशियल मेलेफिसेंस, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी ऑपरेशन एटसेट्रा। हाउएवर सीबीआई इस केस में जो केस है वो ट्रांसफर करता है मनी लॉन्ड्रिंग का एनफोर्समेंट डायरेक्टर को, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो सीबीआई इस केस में क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जितने भी केसेस हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ट्रांसफर करते हैं। सुओ मोटो भी केस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ओनली इन यूटीज। द सेंटर जो है पावर उनके पास है कि वो सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है कि आप जो है क्राइम इन्वेस्टिगेट करिए ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है, अगर स्टेट में करना है तो स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। और हाउएवर अगर स्टेट का कंसेंट नहीं ले रहे हो, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को कि आप क्राइम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी स्टेट और कहीं भी कंट्री में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट ऑल्सो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर करेंगे तो सीबीआई बिना कंसेंट के स्टेट के भी जो है क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बट सेंटर ने बोला है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है स्टेट में क्राइम तो आपको जनरल कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का, और सुओ मोटो सिर्फ आप यूटीज में कर सकते हो बिकॉज यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब जनरल कंसेंट की बात करें तो ये जनरली जरूरी होता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब जो कंसेंट है स्टेट गवर्नमेंट का सीबीआई के लिए या तो जनरल होगा या स्पेशल केस स्पेसिफिक होगा। अब जनरल कंसेंट जो है ये कंसेंट बाय डिफॉल्ट है। रिसेंटली मल्टीपल स्टेट ने अभी विड्रॉ कर लिया जनरल कंसेंट जो सीबीआई को दिया जाता है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस जनरल कंसेंट में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर ऑर्डर कर रहा है कि कहीं पर भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम तो आप कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। एंड कंसेंट डज नॉट अप्लाई, उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहां पे एक किसी पर्सन को आपने क्राइम करते हुए देख लिया है तो भी जनरल कंसेंट अप्लाई नहीं होगा, तो आप रेड हैंडेड उनको पकड़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंसेंट की बात करें तो दैट वाज द जनरल कंसेंट, और इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंसेंट सीबीआई जो है
हर केसेस में उनको स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ स्पेसिफिक कंसेंट अगर ग्रांट नहीं कर रही है तो सीबीआई ऑफिशियल्स के पास पावर नहीं है ऑफ पुलिस पर्सनल व्हेन दे एंटर द स्टेट, तो वो बिना स्पेसिफिक कंसेंट के स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। विड्रॉल जो है उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, तो विड्रॉल उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है जिन केसेस में चल रही है इन्वेस्टिगेशन। पर जिन केसेस में नहीं चल रही है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना है तो उसमें जो है अगर स्पेसिफिक कंसेंट नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने तो आप जो है नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कंसेंट एंड द स्पेसिफिक कंसेंट एंड सीबीआई। नेक्स्ट कम टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है एनसीसी, द लेटेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है माई वर्ड की, और इन्होंने अभी सेलिब्रेट किया 75th एनिवर्सरी इन 2023। अब ये जो एग्जिस्टेंस हुआ था एनसीसी का वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के थ्रू हुआ था, और पंडित एच.एन. खुजरू कमिटी बनी थी जिन्होंने कैडेट ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिश करें स्कूल्स और कॉलेजेस में और नेशनल लेवल में। एम इनका यही है कि जो भी हमारे यूथ जनरेशन है उनको मोटिवेट करना, ट्रेन करना और ऑर्गेनाइज करना कि वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके इन द वॉक्स ऑफ लाइफ और हमारे नेशन को सर्व कर सके। ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे नेवी, आर्मी और एयर विंग्स के तीनों के मेंबर्स होते हैं। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली है। एनसीसी डायरेक्टरेट की बात करें तो एनसीसी जो है स्टेट लेवल पे डिवाइड है 17 डायरेक्टरेट में, इन विच ईच स्टेट और ग्रुप जो है ऑफ स्टेट और यूटीज़ फॉर्म अ डायरेक्टरेट। अब नेचर क्या है, वॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। द स्टूडेंट के पास लाइबिलिटी नहीं है कि उसको एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना है। एनसीसी जो है 3 टाइप्स के सर्टिफिकेट देती है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब एनसीसी एंड नेशनल सर्विस स्कीम में क्या डिफरेंस है, दोनों वॉलेंट्री नेचर की हैं बट सर्टेन डिफरेंस है। तो एनसीसी जो है वो हमारा एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है, और एनएसएस जो है वो स्कीम है। तो एनसीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और एनएसएस जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में एनसीसी और एनएसएस 1969 में। एम जो है एनसीसी का ऑब्वियसली हमारे जो यूथ जनरेशन है, यूथ को है उसको लीडरशिप प्रमोट करना है थ्रू इन नेशनल सर्विसेज एंड मिलिट्री कैरियर्स। एंड एनएसएस का यही है कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करना है कम्युनिटी सर्विस के थ्रू। स्टैब्लिशमेंट अगर बात करें तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट जो है 1948 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था और ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। यूनिफॉर्म की बात करें तो कंपलसरी एनसीसी में जो है कंपलसरी है यूनिफॉर्म, बट एनएसएस में यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं है। कौन ज्वाइन कर सकता है एनसीसी, तो जूनियर डिवीजन विंग्स होते हैं, स्टूडेंट जो स्कूल में है 13 ईयर्स और उससे ज़्यादा एज के हैं, और सीनियर डिवीजन जो स्टूडेंट है हमारे 11th-12th क्लासेस के वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और कॉलेजेस के भी। और जो सेंटर एनएसएस स्कीम है वो 11th-12th क्लास स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं एनएसएस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनएसएस एंड एनसीसी। नेक्स्ट कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी इसलिए न्यूज़ में कि रवनीत कौर जो है ये फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी है सीसीआई की, तो याद रखिएगा रवनीत कौर हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 2002 में स्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, तो स्टैटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री की बात करें तो एफिलिएटेड ऑफिस विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। कंपोजिशन इसमें चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फंक्शन ऑब्वियसली जो हमारे कॉम्पिटिशन को हार्म करती है उन फंक्शन उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना, कंपटीशन को सस्टेन करना और प्रमोट करना, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है उसको भी इंश्योर करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में एज एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए लाया गया था। जनरल असेंबली जो है इसकी वो सुप्रीम डेलिबरेटरी बॉडी है। ब्यूरो जो है इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इसमें 16 मेंबर होते हैं, 4 फ्रॉम ईच ग्रेनरी रीजनल नेटवर्क ऑफ अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप, और इनका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि पोस्ट जो है डायरेक्टरेट का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट। एंड द फोर्स दैट हैंडल्स द सिक्योरिटी ऑफ द पीएम, जो भी फोर्स हमारे सिक्योरिटी पीएम की देखती है उनको। अब एसीसी क्या है, ये एक ऑल हाई लेवल अपॉइंटमेंट
ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है जितने भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनको। और ये चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं। तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी मेंबर होते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का अभी सेनेशियल ईयर है। अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की अगर बात करें तो इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखिएगा, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट के थ्रू नहीं बनी है। ये एक नोडल एजेंसी है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारी इन्फॉर्मेशन बताती है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में। जेनेसिस अगर बात करें तो ये सेटअप हुई थी एज अ टेम्परेरी सेल इन 1919। फिर 1923 में ये एक परमानेंट बॉडी बना दी गई एज द ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन। ये जो है इसका प्रेजेंट नेम जो है 1946 में दिया गया एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की बॉडी बन गई आफ्टर 1947। कंपोजिशन की बात करें तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो होते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन के, वो असिस्ट किए जाते हैं बाय द डायरेक्टर जनरल एंड 8 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं। फंक्शन यही है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है उस और मीडिया है उसके बीच में इंटरफेस बनाना और फीडबैक प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को ऑन पीपल रिएक्शंस एज रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट आते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने अभी कंप्लीट किया है ट्रेनिंग ऑफ 24th बैच ऑफ मालदीवियन सिविल सर्वेंट। अब नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की बात करें, ये 2014 में सेटअप की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी की अगर बात करें तो ये हेड कौन करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको गवर्नेंस इंप्रूव करना है, पॉलिसी रिफॉर्म्स करने, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जितने भी सिविल सर्वेंट हमारे पोस्टेड है अदर अलग अलग जगह पर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। फंक्शन एज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव एंड मेथोडोलॉजीज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट आते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन, अभी ये न्यूज़ में इसलिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सर्च किया है बहुत सारे लोकेशन पे, कि उन्होंने लोकेट किया कि हाई कमीशन जो है इंडिया की, जो कि लंदन में है, वहाँ पे क्या अटैक हुआ है। तो एनआईए क्या है, एनआईए जो है एनआईए एक्ट के थ्रू बनी है 2008 में। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आफ्टर मार्च ऑफ 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद ये बॉडी बनाई गई। ये एक फेडरल मतलब स्टेट और सेंटर दोनों को देखती है जितने भी क्राइम्स होते हैं। तो ये फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी है जो कि सुओ मोटो अपने से खुद से एक कॉग्निजेंस कर सकती है टेरर एक्टिविटी का किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, और इसको पावर है कि वो आउटसाइड इंडिया भी केसेस देख सकती है सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज, डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। एक्ट 2019 एम्पावर करता है सेंटर को कि किसी भी कोर्ट को, किसी भी सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट करिए एज अ स्पेशल कोर्ट फॉर एनआईए ट्रायल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी को अभी एक्सटेंशन दिया गया है फॉर अनदर ईयर। तो कैबिनेट सेक्रेटरी अगर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाई अपॉइंटमेंट कमिटी होती है हमारे कैबिनेट की, वो अपॉइंट करते हैं ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस। कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन है, फंक्शन है उनके लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी हेड होते हैं। तो याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो हेड ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. I will start important aspect of governance tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.